आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। 5 से 6 लाख रुपए में बेचे गए यूजीसी नीट के पेपर, सीबीआई के हाथ लगे कई सबूत। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, संभावित व्यापार समझौते की उम्मीद। तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ, राहुल गांधी बोले जो कहा वो करके दिखाया। अटल सेतु को जोड़ने वाली सर्विस रोड में आई दरारें, नाना पटोले के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद एमएमआरडीए ने दी अपनी सफाई। यूपी में बीजेपी को क्यों हुआ नुकसान, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। इजरायली सेना ने रफा में विस्थापित फलस्तीनियों के टैंक कैंपों पर किए हमले, 25 की मौत। अब खबर विस्तार से। सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ के मद्देनजर यूजीसी नीट पेपर लीक मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी और 420 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली है कि यूजीसी नीट का एग्जाम 16 जून को लीक होने की संभावना है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक इस पेपर को 5 से 6 लाख रुपए में बेचे जाने की इनपुट्स सीबीआई को मिले हैं। एग्ज़ाम 18 जून को 2 शिफ्ट में कराया गया था और अगले दिन यानी कि 19 जून को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है, उसको इनपुट्स मिले थे। इस एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 16 तारीख को एग्ज़ाम के पेपर कोऑर्डिनेट और एंटीक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट किया गया था। अभी तक सीबीआई को ये पता नहीं लगा है कि एग्ज़ाम को किसने और कहां से लीक किया। सीबीआई एनटीए के उन लोगों के संपर्क में है जिनकी जिम्मेदारी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की और एग्ज़ाम पेपर संभाल कर रखने की थी। इनपुट्स के बाद शिक्षा मंत्रालय के सचिव के संजय मूर्ति ने सीबीआई को 20 जून को लिखित शिकायत दी थी, जिस पर अज्ञात लोगों के खिलाफ सीबीआई ने साजिश और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराकर एनटीए और कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लोगों से पूछताछ और जांच शुरू की। यूजीसी नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने से संबंधित परीक्षा है। इस बार की ये परीक्षा 18 जून को 2 पालियों में पूरे देश में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जो एनडीए के लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद भारत आने वाली पहली विदेशी नेता हैं। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 15 अगस्त की समय सीमा से पहले किसानों का लोन माफ करने का निर्णय लिया है। 31,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सरकार 15 अगस्त से पहले किसानों का लोन माफ करेगी। इसी बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी।
राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई, कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ कर दिए। किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो कि 40 लाख से ज्यादा किसान परिवार को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आरत भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है कि तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा वादा है कि कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। लोन माफ के फैसले से तेलंगाना के 47 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। कर्ज माफी के लिए मुख्यमंत्री की रूपरेखा जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो वो किसानों के कर्ज माफ करेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस वादे ने ही पार्टी को सूबे में जीत दर्ज कराने में एक बड़ी मदद की है। अटल सेतु पुल पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस साल मुंबई में उस तरह की बारिश नहीं हुई जैसी आमतौर पर होती है, नहीं तो पूरा रास्ता बह जाता। वैसे अगर 2-2.5 फुट लंबे रास्ते में दरार है तो हम इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं। उन्होंने लोगों को मरने की परवाह नहीं है। सच्चाई तो ये है कि उसे छिपाने की कोशिश किया जा रहा है। देखो, मैं एक सवाल गवर्नमेंट को करना चाहता हूं। अभी बारिश नहीं गिरी है। अभी बंबई में भी जिस तरह से बारिश होना चाहिए था वो बारिश नहीं हुई, नहीं तो पूरा रास्ता ही बह जाता। बगैर बारिश के बाद भी 2-2.5 फीट रास्ता अगर पूरा क्रैक हो गया होगा तो इसका अंदाज क्या लिया जाएगा। अटल सेतु की बात सरकार करती है और उसको चढ़ने वाले रास्ते हो, अटल सेतु हो, आप जो समृद्धि मार्ग देखो तो क्या हुआ है, सब जगह तो भ्रष्टाचार है। लोग तो मर ही रहे। लोग मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। स्पष्टीकरण सरकार दे रही है छुपाने के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं ना क्रैक आया है। कब हुआ रास्ता? 3 महीने पहले। 3 महीने के बाद कैसा रास्ता क्रैक हुआ? ये अटल सेतु का लिंक है ना। वो क्यों नहीं बोलते कि अटल सेतु का लिंक नहीं है? वो अटल सेतु का ही लिंक है, वो उसी से चढ़ते ना रास्ते पे। अगर रास्ता ही ढह जाएगा और लोग वहां पे हो गए तो वो तो जाएगा ना समंदर में। समंदर में रास्ता है। सरकार अपने पाप यूजीसी नेट परीक्षा के बाद अब एनटीए ने 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली संयुक्त CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित करने का ऐलान किया है। इसी बीच परीक्षाओं में हो रहे फर्जीवाड़ा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने CSIR यूजीसी नीट परीक्षा को स्थगित करने पर बीजेपी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नमस्कार। अभी एनटीए से एक और नोटिस जारी हुआ है जहां पे जॉइंट CSIR यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स होने थे, जो उनकी जिम्मेदारी है जून 25 से 27 के लिए, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं क्योंकि तैयारियां पूर्ण तरीके से नहीं है। आप ये सोचिए, लगातार एनटीए पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। अभी हाल ही में नीट का जो पेपर लीक की बात सामने आई, जो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, उसको लेकर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। हाई लेवल कमेटी में कौन सदस्य होंगे, कौन मेंबर्स हैं, क्या उनका जांच का दायरा होगा, उसके बारे में उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। फिर उन्होंने जो यूजीसी एनईटी था वो 18 जून को हो गया था, उसको कैंसिल करना पड़ा। 9 लाख बच्चे जिन्होंने यूजीसी एनईटी दिया होगा उनका एग्जाम फिर से होगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने बताया कि वो भी पेपर लीक हो चुका था। अब वो नए डेट आने वाले हैं। अब ये तीसरा एग्जाम है जो एनटीए के हवाले है, एनटीए ने उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर बड़ी जवाबदारी ले रहे थे कि मेरी सारी जिम्मेदारी बनती है, मैं जो भी इसके लिए गिल्टी पाया जाएगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या हो गया उस दावे को? एजुकेशन मिनिस्टर से मैं पूछना चाहूंगी, कौन है ये हाई लेवल कमेटी जिसका आपने जिक्र किया है, पर कौन उसके सदस्य हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की है। और जो सीबीआई इंक्वायरी आपने यूजीसी एनईटी के अंतर्गत के एग्जाम को लेकर की है, पेपर लीक को लेकर की है, उसका क्या टाइम बाउंड मैनर में आप निवारण करेंगे, ये भी जनता के सामने स्पष्ट होना जरूरी है। आज हमारा युवा आक्रोशित है, आज वो रास्तों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के बाद सफाई दी है। MMRDA का कहना है कि उल्वे में अटल सेतु को जोड़ने वाली सर्विस रोड पर मामूली दरारें पाई गई हैं, जो पुल का हिस्सा नहीं है। दरारें परियोजना में संरचनात्मक दोषों के कारण नहीं है।
इससे पुल की संरचना को कोई खतरा नहीं है। अटल से तो 100% सेफ है। अगर आप ये अप्रोच रोड की बात करें तो आप पीछे में देखोगे कि ये जो है आपके बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ओके, सेफ्टी के लिए बैरिकेड्स। आप रोड्स पे भी आप जाएंगे तो क्लियर कट साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। जहां जहां पे अगर आपको जो है पास थ्रू आ रहा है या सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको देखोगे तो वहां पे रोड के लिए बम्पर्स वगैरह जहां पे भी रिक्वायर्ड है एज पर सेफ्टी नॉर्म। इस ब्रिज का बिफोर ओपनिंग द ब्रिज देयर वाज अ सेफ्टी ऑडिट। तो सेफ्टी ऑडिट ने जो जो रिकमेंडेशन दिया था, ऑल रिकमेंडेशंस वी हैव फॉलोड एंड ब्रिज इज 110% आई कैन से इट इज सेफ फॉर द पब्लिक। सर, योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन? Myself here, Kailash Ganatra, I am the project head for the package 4. We have done this toll of this bridge, electrification of this, and connecting to the toll. Because this connecting road, you will find right side there is a toll. So because our toll booth was there, so we had taken up this work as a last moment. नेट यूजी और यूजीसी नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या सरकार एक परीक्षा भी आयोजित नहीं करा पा रही है? सरकार अक्षम है। सरकार छात्रों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच कराई जा रही है। 27 जून के बीच होनी थी, उसे रद्द कर दिया गया है और सीबीआई जांच की भी इसमें अनुशंसा की गई है। ये सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती। इसकी क्षमता इतनी है कि जिसके स्वयं सर्वोच्च हमारे शिखर पे बैठे हुए लोग जिसके मुखिया हों, उसकी परीक्षा न हो पाए। यूजीसी नेट की परीक्षा आखिर क्यों स्थगित की गई? इसका मतलब सरकार अक्षम है। और सरकार के लोग चूंकि जो पहले की परीक्षा हुई हैं उनमें सब सरकारी तंत्र शामिल है, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो परीक्षा स्थगित। वहां पे लीक करा के पेपर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया और यहां इसको स्थगित करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह छात्रों और युवाओं के हित को रक्षा करने में असमर्थ है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी का वादा है कि हम छात्रों का, नौजवानों का साथ सड़क पर भी देंगे, संसद में भी देंगे। लेकिन सर, कुणाल घोष टीएमसी नेता जो योजित किया गया है उस पर सवाल उठाया है कि ये सरकार का घोटाला है और सीबीआई जांच के जरिए मामले में जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, उन्हें बचाने की, छुपाने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा तो कि सरकारी तंत्र में जो लोग उपस्थित हैं, यानी सरकार के लोग, वही तो घोटाले में शामिल है। तो उनको बचाने के लिए तो सीबीआई जांच करा रही है और उनको बचाने के लिए नहीं, कर्मचारियों को जो सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए हैं उनको बचाने के लिए सीबीआई जांच की जा रही है। अब सर्वोच्च स्तर पर मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय सब तो है। एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह ने 14 लाख छात्रों ने जो एग्जाम दिया उसमें बमुश्किल 5 से 10%। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि गठबंधन को ध्यान में रखकर कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। अगर वे अपने ही सहयोगियों के खिलाफ बात करेंगे तो इससे पूरा गठबंधन कमजोर हो जाएगा। हम कैसे गठबंधन कर सकते हैं? राजनीतिक मुद्दों पर राय हम संसद के अंदर केंद्र सरकार से कैसे निपटेंगे? कांग्रेस को एक लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस उन पार्टियों के खिलाफ है और जो भारत गठबंधन का हिस्सा नहीं है। को पूरे देश के अंदर जो अपना गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने इंडियन अलायंस के खिलाफ ही, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे तो पूरा इंडिया अलायंस कमज़ोर होगा। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे जो है एक राय बनेगी? फिर कैसे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार को घेरेंगे? तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है। मैं ही नहीं कहता कि आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिए, मगर एक लक्ष्मण रेखा आप बनाइए, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी पानी संकट के मुद्दे पर जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी का दावा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों का पानी नहीं दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार
हरियाणा सिर्फ 513 mgd पानी भेज रहा है, यानी 100 mgd पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 mgd यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आरएलडी नेता मल्लुक नागर ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एनडीए की सरकार के लिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक मामले की जांच शुरू हो चुकी है, जो भी दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जो आजकल सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस एनडीए की सरकार पे कह रही थी कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका कंप्लायंस करा, जांच चालू कर दी और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे बख्शे नहीं जाएंगे कह दिया। और जो ये एंटी पेपर लीक लॉ जो 21 जून से जो अध्यादेश लाए हैं लागू होगा और जो ये CSIR जरा सी कंप्लेंट मिलने पे कैंसिल करा है, ये माकूल जवाब है कि देश की एनडीए की सरकार देश के भविष्य जो नौजवान हैं उनके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो कहीं तक भी जाके उसकी जांच करा के उसके लिए नया कानून बना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसीलिए यह नया अध्यादेश कानून के लिए लाया गया। देखिए, देश की दो सबसे बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है, एक न्यायिक व्यवस्था, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं और एक ऑर्डर आ गया है, उसका कंप्लायंस किया, 8 तारीख को आएगा, उसका कंप्लायंस करेंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुए नुकसान पर आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और उन्होंने हार की वजह बताई। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी उन वजहों का जिक्र है जिनकी वजह से यूपी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा। यूपी में बीजेपी को जहां 2019 के चुनाव में 62 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं इस बार 36 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई। भाजपा को उम्मीद थी कि राम मंदिर निर्माण के बाद यूपी में उसके रथ को कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। भाजपा ने तो यूपी में 80 में से 70 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन जिस तरह के चुनावी नतीजे आए उसने पार्टी की तैयारियों की कलह खोल दी। भाजपा 70 तो दूर की बात है बल्कि 40 से भी कम सीटों पर जीत हासिल कर पाई। यूपी में हुए नुकसान की वजह से ही भाजपा लगातार तीसरी बार बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। भाजपा को इस बार 240 सीटों पर जीत मिली है। बलिया, गाजीपुर, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जैसी सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी हार फैजाबाद अयोध्या सीट को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद यहां पर भाजपा की जीत आसान होगी, लेकिन सपा ने इस सीट पर जीत हासिल की है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा कि संसद का नया सत्र शुरू होने वाला है। बहुमत हमारी है, सरकार हमारी बनी है। बिहार विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव का चेहरा होंगे। नहीं, हम लोग का नया सेशन शुरू हो रहा है और सरकार बनी है। पहला सेशन शुरू होने वाला है और इतने बड़े मैंडेट से मिली है। बिहार की जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है हम लोगों को, और जो विपक्ष में जो बिहार में लोग थे उनको बुरी तरह नकार दिया है। तो एक तो 2025 का भी संकेत दे दिया बिहार के जनता ने जो बिहार में क्या होगा, और जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, हम लोग की जवाबदेही अगले 5 साल में बिहार के इंटरेस्ट में बिहार के लिए जो काम है वो केंद्र में हम लोग परस्यू करके उस काम को कराएंगे। 25 की तैयारी की बात कर रहे थे, चेहरा नीतीश कुमार होंगे? बिल्कुल, उसमें कहा कोई दिक्कत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक को लेकर कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। जो नहीं मान रहे हैं इसके लिए भी कानून लाया जाए। लगातार पुल गिर रहे हैं, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, किस पर कार्रवाई हो रही है? ये लोग मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली दे रहे हैं। अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ाने की खबरों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पेपर लीक के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। भर्ती घोटाले के पीछे क्या कारण है, भाजपा सरकार उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कर रहे हैं उच्च शिक्षा स्कूल में मोहन यादव जी का बचपन से परिवार पढ़ाता है राम को, कृष्ण को, प्यार को, प्रेम को, मोहब्बत को। कोई पिता ये नहीं कहता खराब इंसान बनना, सब कहते हैं अच्छा इंसान है, राम ने सिखाया है। किताबों में ले भगवान ईश्वर सद्बुद्धि दे, अच्छी बात है, पर पेपर लीक होते हैं पढ़ के जो बच्चा एग्जाम देता है उस पेपर लीक पे उसका भविष्य खराब होता है। ये जिम्मेवारी इस सरकार की तो है। क्या कारण है? 40 घोटाले और घपले आप भारतीय जनता पार्टी के शासन में भर्तियों में हो गए, उसकी एग्जाम्स का क्या? इसका उत्तरदायित्व किसका है? राम और कृष्ण पढ़ाना अच्छी बात है, पर पेपर लीक, घपले और घोटाले करना पाप है, उस पाप से तो बचे। पिछले कुछ लंबे समय से शांत राजस्थान प्रदेश में एक बार फिर अशांति हो गई है, जब सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर में एक ईदगाह का दरवाजा निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद अब सांप्रदायिक तनाव फैल गया है और यहां तनाव आगजनी में तब्दील हो गई है। पथराव की घटना में एक पुलिस अधिकारी सहित कई लोगों को चोटें आने की खबर है, जबकि आगजनी में एक दुकान जल गई है। पुलिस ने मामले के नियंत्रण करने के लिए उपद्रवी को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी और आंसू गैस छोड़ने पड़े। रात को हुआ है और जिस तरीके से देखा है कि उपद्रवियों द्वारा जो आगजनी की और उसके अलावा कई सारे शुरू से ही सूरसागर अगर क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहता है। देखिए, हमारी सूर्य नगरी भाईचारे की पहचान, सूर्य नगरी के निवासी हमें आपस में सभी समुदाय हो भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमारी परंपरा रही, हमारा आदर्श रहा है। और सूरसागर की जो कल की कोई घटना है जिसमें कोई गेट को खोलने कर दो व्यक्तियों या दो पक्षों में जो भी विवाद हुआ, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको आधार बनाकर कोई असामाजिक तत्व आपसी प्रेम भाव सौहार्द को खत्म करना चाहे, उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जोधपुर भाईचारे की पहचान है, आपसी प्रेम भाव की पहचान है, हम इसमें कायम रखें और ऐसा जो कुछ भी असामाजिक तत्व है या इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करते हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। इजरायली सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को रफा के उत्तर विस्थापित फिलिस्तीनियों के टैंक कैंपों पर गोलीबारी की। इसमें कम से कम 25 लोगों की मारे जाने की और 50 अन्य लोग घायल हो गए हैं। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय और आपातकालीन कर्मचारियों के अनुसार इस छोटे फलस्तीनी क्षेत्र में ताज़ा घातक हमला हुआ है। इजरायल और हमास के बीच लड़ाई के चलते यहां हजारों लोग मारे गए हैं। राफा में सिविल डिफेंस के प्रवक्ता अहमद राडवान के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बचाव कर्मियों को तटीय क्षेत्रों में टेंटों वाले 2 स्थानों पर गोलीबारी के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या की जानकारी दी। हमलों के स्थान सिविल डिफेंस की ओर से दी गए शरण स्थलों से इजरायल द्वारा तय सुरक्षित क्षेत्र के ठीक बाहर थे। इजरायली सेना ने कहा कि वो बताए गए स्थानों पर हमलों की जांच कर रही है। इजरायल ने पहले भी मुवासी में मानवीय क्षेत्र के आसपास स्थानों पर बमबारी की। ये भूमध्य सागरीय तट पर एक ग्रामीण क्षेत्र है जो हाल के महीनों में विशालतम शिविरों में भर गया है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।